हेलो। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा अपना एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। अब एग्जामिनेशन ऑफ ईयर जब हम ईयर पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्यों? आप ईयर को एग्जामिन करोगे तभी तो आप किसी डायग्नोसिस पे पहुंच पाओगे, और डायग्नोसिस पे पहुंचोगे तभी ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ ईयर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है। तो एग्जामिनेशन ऑफ ईयर में हम दो टाइप के एग्जामिनेशन करते हैं, एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन और एक होता है फंक्शनल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे और एग्जामाइन करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है हम लोगों ने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो उसमें से इंस्पेक्शन और पाल्पेशन मतलब उसे देखना और थोड़ा फील करना टच करके, ये हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या एग्जामाइन करेंगे, पिन्ना और सराउंडिंग एरिया। पिन्ना और सराउंडिंग एरिया में भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पिन्ना की साइज देखेंगे। साइज जैसे कि कई बार पिना छोटा होता है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोशिया। कई बार पिना नॉर्मल से बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं मैक्रोशिया। कई बार पिना एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं एनोशिया। इसके अलावा हम पिना की शेप देखेंगे। जैसे कि कई बार कई लोगों का पिना कॉलीफ्लावर शेप्ड होता है, गोभी जैसा, फूल गोभी जैसा, उसे कॉलीफ्लावर ईयर बोलते हैं। या फिर हम देखेंगे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। फिर हम एक पोजीशन भी देखेंगे। जैसे पिन्ना के पोजीशन से भी हम काफी डिजीज रूल आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को मेस्टॉइड एब्सिस है। मेस्टॉइड एब्सिस क्या होता है? अपने पिन्ना के पीछे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? मेस्टॉइड। अगर मेस्टॉइड में कोई एब्सिस है तो उसकी वजह से उसका पिन्ना अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और डाउन, अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रिट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम देख पाएंगे कि किसी को मेस्टॉइड एब्सिस है कि नहीं पिन्ना की पोजीशन से। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पर। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होती है? पिन्ना के बाद जो स्ट्रक्चर आती है, राइट। इसे हम दो तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। एक तो हम सीधा देख के एग्जामिन कर सकते हैं, और दूसरा हम ओटोस्कोपी से देख सकते हैं इसे। ओटोस्कोपी क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ईयर को, मतलब ईयर को तो क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये सब भी देख पाते हैं उससे। ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को जब आप डायरेक्टली देख रहे हो तो कैसे देखोगे, मतलब सीधा पिन्ना से अंदर देखोगे आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिख जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जनरली कैसी होती है, उसका आगे का वन थर्ड पार्ट कार्टिलेजिनस होता है और पीछे का टू थर्ड पार्ट होता है बोनी। ठीक है। तो अगर आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को एग्जामाइन करना है तो आपको पिन्ना को अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रिट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब अगर मैं ऐसे करके फिर पिन्ना को देखूंगी तो मुझे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है ये हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप इमेजिन कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, याद रख लेना अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रिट्रैक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिखाई देती है। अब देखो होता क्या है कि जो आगे का वन थर्ड कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, वो होता है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर और पीछे की तरफ, मतलब मेरी तरफ है। और जो बचा हुआ टू थर्ड पार्ट होता है वो होता है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, मतलब ये नीचे की तरफ और फॉरवर्ड्स। तो कुछ ऐसा शेप बन गया ये, मतलब ऐसा मानो कि मेरी तरफ ट्रायंगल आ रहा है ऐसा। तो इसे अगर मैं यहां से देखती हूँ, इधर मेरा पिन्ना प्रेजेंट है, राइट। यहां से देखती हूँ तो मुझे नहीं दिखाई देगा, ये बस कार्टिलेजिनस पार्ट दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे अपवर्ड्स, पिन्ना को मैंने अपवर्ड्स लिया, कार्टिलेजिनस पार्ट मूव हो जाएगा, ये ऊपर आ जाता है, और फिर बैकवर्ड्स। तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। देख पा रहे हो आप? तो मतलब अब जब मैं पिन्ना से देखूंगी तो मुझे पूरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक साथ दिखाई देगी। तो ये बात होती है। उसके बाद में दूसरा वे एक जो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को एग्जामाइन करने का, वो होता है अपना ऑटोस्कोपी से। जैसे कि ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इधर, इसे हम बोलते हैं स्पेकुलम। ये है स्पेकुलम। इसे हम ऑटोस्कोप के आगे डालते हैं, ये देखो कॉनिकल चीज है ये। और इसे सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के कार्टिलेजिनस पार्ट में डाला जाता है, क्योंकि अगर बोनी में ये चला गया तो बहुत इंटेंस पेन होता है। तो रोटेटरी मूवमेंट से धीरे धीरे हम इसे नीचे अंदर लेके जाते हैं और कार्टिलेजिनस पार्ट तक ही लेके जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एग्जामिनेशन। उसके बाद हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए नॉर्मल कैसे दिखती है। तभी तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मल से अगर अलग है तो वो डिजीज है। नॉर्मली कैसे होती है, पर्ली वाइट और सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब उसका कलर देखेंगे हम सबसे पहले। जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर किसी को होता है तो उसमें रेड कलर की हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
फिर उसकी पोजीशन को देखेंगे कि नॉर्मल पोजीशन पे है कि बल्ज्ड है या फिर रिट्रैक्टेड है। मतलब बल्जिंग अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, पीछे की तरफ जा रहा है तो ट्यूबल अक्लजन होता है। फिर हम उसकी सरफेस देखेंगे, सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन अगर परफोरेटेड है मतलब क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है। फिर हम उसकी मोबिलिटी भी चेक करते हैं। मोबिलिटी के लिए एक डिवाइस आता है, ये देखो, इसे हम बोलते हैं सीगल्स स्पेकुलम। सीगल्स स्पेकुलम, इसमें क्या होता है, वही, ये स्पेकुलम हो गया, ये हमने अंदर डाला। फिर ये बीपी वाला नॉब होता है ना, वैसा नॉब होता है, इससे प्रेशर जनरेट होता है। तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मूव कर रही है प्रेशर बढ़ाने कम करने पे, इसका मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मोबाइल नहीं है तो इसका मतलब मिडल ईयर में कोई फ्लूइड भर चुका है। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद में हम मेस्टॉइड का एग्जामिन करते हैं। मेस्टॉइड में अपन क्या देख सकते हैं कि मेस्टॉइड टेंडर तो नहीं है, टेंडर होगी तो मेस्टॉइडाइटिस हो जाएगा, उसको पिन्ना फॉरवर्ड आया वो होगा। एक हम मिडल ईयर एग्जामिन करते हैं, लेकिन सिर्फ उन कंडीशंस में जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है, अदरवाइज हम मिडल ईयर को सीधा नहीं देख सकते। ये तो हो गया अपना फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा। अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी पार्ट, लेकिन समझने का पार्ट है, फंक्शनल एग्जामिनेशन। फंक्शनल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट करते हैं। फिंगर फ्रिक्शन में टेस्ट में क्या होता है, मेरा कान है उसके पास में, मैं या तो चुटकी बजाऊंगी, ठीक है, या फिर थंब को रब करूंगे फिंगर पे, ऐसा फुस 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 की आवाज प्रोड्यूस करना, ये सब। दूसरा होता है वॉच टेस्ट, ये सब जनरली नहीं किए जाते, जो अपन स्टार्टिंग के दो तीन पढ़ेंगे। दूसरा होता है वॉच टेस्ट, इसमें कान के पास वॉच ले आए, टिक 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 अगर सुनाई दे रही है तो। उसके बाद होता है स्पीच टेस्ट। स्पीच टेस्ट में हम क्या करते हैं, इंसान को लेके जाते हैं एकदम क्वाइट सराउंडिंग में, आसपास कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, उसके ट्रेगस को बंद कर देंगे। मतलब मुझे अगर राइट ईयर एग्जामाइन करना है तो मैं सिर्फ राइट ईयर पे ध्यान दूंगी, लेफ्ट को बंद कर दूंगी कान, और उसकी आंखें भी बंद करवा देंगे। फिर हम कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसे सुन रहे हैं कि नहीं। 6 मीटर दूर खड़ा होके, मतलब राइट ईयर अगर एग्जामाइन कर रही हूँ तो मैं उसके राइट साइड में 6 मीटर दूर खड़ी हो जाऊंगी, आंखें उसके बंद करा दूंगी ताकि वो लिप रीडिंग वगैरह करके ना पहचान सके। और फिर मैं स्पॉन्डी वर्ड्स बोलूंगी। स्पॉन्डी वर्ड्स क्या होते हैं, जो डबल डायलेक्ट वर्ड्स होते हैं, मतलब दो जिनमें वो रहते हैं। जैसे फुटबॉल, तो फुटबॉल दोनों में ही बराबर जोर आ रहा है। डे ड्रीम, तो ऐसे शब्द बोले जाते हैं और फिर उससे पूछा जाता है आपको सुनाई दे रहे कि नहीं। ठीक है, इसके बाद में होता है एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। इसमें जनरली हम करते क्या है, स्पीच टेस्ट में हम देखते हैं कि कितना दूर तक उसे सुनाई दे रहा है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 1024 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, समझने की चीज है पूरी पूरी, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है अगर आपको समझ में आ गया तो। ये तीन फ्रीक्वेंसीज है जिन पे हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कर सकते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क सबको पता होगा, एक ऐसी सी चीज होती है ना, स्टील की। उसे जब हम किसी हार्ड सरफेस पे मारते हैं तो वो ऐसे 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 वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसमें हम तीन फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होती है 512 हर्ट्ज, क्योंकि ये मोस्ट इजीली हर्ड होती है। 256 हर्ट्ज क्या फेल्ट हो, सबसे अच्छे से फील 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में हम करते हैं दो टेस्ट, एक होता है रीनेस टेस्ट और एक होता है वेबर्स टेस्ट। दोनों ट्यूनिंग फॉर्क से किए जाते हैं। अब देखो, रीने टेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑडिटरी पाथवे कैसे होता है। ऑडिटरी पाथवे क्या होता है, सबसे पहले कोई भी साउंड पिन्ना में है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स। फिर वो गया ईयरोसाइकल्स में, फुट प्लेट ऑफ स्टिपिस में, मतलब मिडल ईयर में। उसके बाद साउंड जाता है इनर ईयर में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। फिर ऑडिटरी पाथवे मतलब नर्व्स वगैरह, और उससे ऑडिटरी कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन में। तो अब देखो, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर क्या काम कर रहे हैं, बस साउंड को कंडक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि साउंड को समझेगा कौन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ना, सेंस तो वही करता है, तो सेंसरी ऑर्गन तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ साउंड का कंडक्शन। तो एक्सटर्नल और मिडल ईयर आते हैं कंडक्टिव पाथवे में। ठीक है, और मिडल ईयर का आपको पता होगा, मिडल ईयर को ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर एक्शन होता है मिडल ईयर का। जैसे अपन स्टेबलाइजर लगाते हैं ना फ्रिज पे, एसी पे, जो कि अगर बिजली ज्यादा आ रही है तो उसे कम करके भेजेगा, कम आ रही है तो ज्यादा करके भेजेगा, तो उससे सप्लाई मिलती रहे और चीज खराब ना हो। सेम यही मिडल ईयर का काम होता है। अगर जोर से कोई साउंड आए तो उसे इंटेंसिटी को कम कर देगा, धीरे आए तो इंटेंसिटी को बढ़ा के इनर ईयर में पहुंचा देगा। तो इनका काम बस पहुंचाने का है साउंड को आगे। तो ये क्या हो गया, कंडक्टिव पाथवे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या हो गया,
सेंसरी पाथवे, और ये नर्व्स वगैरह क्या हो गए, न्यूरल पाथवे, और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो ये दो पाथवे होते हैं अपने ईयर में, एक होता है कंडक्टिव पाथवे और एक होता है सेंसरी न्यूरल पाथवे। ठीक है, अब देखो कंडक्टिव पाथवे मतलब कोई भी, मान लो मेरे पास साउंड आया है एयर कंडक्शन से, दो कंडक्शन होते हैं, एक होता है एयर कंडक्शन और एक होता है बोन कंडक्शन। ठीक है, एयर कंडक्शन में कोई साउंड आया मतलब हवा से, हवा के थ्रू कोई साउंड आ रहा है ना, समझ रहे हो ना, जैसे मैंने अभी बोला वो मेरे पास कोई आदमी बैठा है उसे सुन रहा है, तो क्या एयर के थ्रू तो ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके इसमें तो क्या होगा, यही सेम प्रोसेस पिन्ना में आया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तो ये क्या हो गया, कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे, दोनों आ गए ना इसमें। तो एयर कंडक्शन में कौन कौन से पाथवे आते हैं, कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे। दूसरा होता है बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन में क्या होता है, मैंने मेस्टॉइड पे ट्यूनिंग फॉर्क को रखा, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया, मेस्टॉइड पे रखा, अब वो साउंड जाएगा स्कल बोन्स में, ये देखो आप, ये है वाइब्रेशंस में स्ट्राइड पे रखे, स्कल बोन्स में गए, फिर स्कल बोन्स में जाएंगे तो कॉक्लिया में फ्लूइड का मूवमेंट होगा, स्कल बोन्स वाइब्रेट करेंगे तो, और उस फ्लूइड मूवमेंट से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्टिमुलेट हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं बोन कंडक्शन। तो इसमें किस किस का रोल है, कॉक्लिया, कॉर्टाई, और उसके बाद वही ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ऑडिटरी पाथवे। तो मतलब ये यहाँ से ही ज्वाइन हो रहा है, मतलब बोन कंडक्शन में कौन सा पाथवे आता है, सेंसरी न्यूरल पाथवे बेस्ट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं हम, एयर कंडक्शन में कंडक्टिव पाथवे और सेंसरी न्यूरल पाथवे दोनों, समझ में आए ना ये बात, और बोन कंडक्शन में सेंसरी न्यूरल पाथवे बेस्ट। अब हम रीनेस टेस्ट पे आते हैं। रीनेस टेस्ट क्या होता है, अगर एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा है तो रीनेस टेस्ट आएगा पॉजिटिव। अब एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा किस केस में होता है, मान लो मेरा सेंसरी न्यूरल पाथवे खराब हो गया, मतलब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑडिटरी नर्व, ये सब डैमेज हो चुके हैं, तो अब साउंड ज्यादा अच्छे से मुझे कहाँ से सुनाई देगा, एयर कंडक्शन से या बोन कंडक्शन से, देखो आप खुद ही, बोन कंडक्शन तो खत्म ही हो गया, सेंसरी न्यूरल पाथवे जाती, एयर कंडक्शन अभी भी कंडक्टिव पाथवे के थ्रू थोड़ा बहुत कंडक्ट करेगा, तो एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से बेटर होगा एक तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में, मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे अगर डैमेज हो गया तो एयर कंडक्शन अच्छा रहेगा, या फिर नॉर्मल ईयर में अपन अपना एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा होता है, ट्वाइस ज्यादा होता है, मतलब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके अगर मेस्टॉइड पे रखा है, मुझे अभी आवाज सुननी बंद हो गई, और इसके बाद में आपके पिन्ना के 2 सेंटीमीटर आगे लाके, जनरली हम एयर कंडक्शन के लिए 2 सेंटीमीटर आगे रखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ट्यूनिंग फॉर्क को, तो अगर मैं बोन कंडक्शन करवा के फिर मेस्टॉइड से हटा के पिन्ना के सामने रखती हूँ, तो मुझे अगर मेस्टॉइड में 1 मिनट तक आवाज सुनाई दी ना, तो 1 मिनट तक और सुनाई देगी अभी पिन्ना पे रखने पे। ठीक है, तो एयर कंडक्शन ट्वाइस ज्यादा होता है और लाउडर भी होता है। अब दूसरा हम देखते हैं रीनेस टेस्ट नेगेटिव। एक सेंसरी हियरिंग लॉस होता है ना, ये परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, मतलब इससे परमानेंट डेफनेस ही होती है, सिर्फ रिवर्सिबल नहीं होता, सही नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं अगर नेगेटिव आ गया, मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है उसका बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज्यादा है, ठीक है, मतलब मेस्ट्राइड पे आप ट्यूनिंग फॉर्क रख रहे हो उससे ज्यादा देर तक सुनाई देगा बजाय आप हवा में रख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, देखो यही अपने फिर से इसी पे आ जाते हैं। मान लो मेरा कंडक्टिव पाथवे डैमेज हो गया, अब कौन सा कंडक्शन बेटर होगा, एयर या बोन, बोन कंडक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सेंसरी न्यूरल है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो बोन कंडक्शन बेटर होगा। अब एक कंडीशन और होती है, देखो मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैम मुझे राइट ईयर से सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने उसका रीने किया और रीने आ गया पॉजिटिव, अब मैं क्या सोचूंगी, भाई नॉर्मल तो नहीं है ये, क्योंकि इसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसे हो गया सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब ये आदमी डेफ हो चुका है अपने राइट ईयर से, क्योंकि उसे मैं सही नहीं कर सकती। यही अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है मुझे राइट ईयर से सुनाई नहीं दे रहा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहाँ पे होगा, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इन सब में, वो कह रहा है मुझे राइट ईयर से सुनाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूंगी, पहले तो उसका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये सब देखूंगी, मुझे कुछ नहीं दिखा, नॉर्मल दिख रही है मान लो, तो मैं क्या सोचूंगी कि होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अपन को दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, तो मैं उसे दवाइयां देके भेज दूंगी। अब वो मेरे पास फिर से आया, वो कह रहा है मैम सही नहीं हुआ, मैं सोचूंगी ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी मैं थोड़ा हाई डोज एंटीबायोटिक्स वगैरह देके उसे भेज देती हूँ। अब वो तीसरी बार भी आ रहा है, कह रहा है नहीं सुनाई दे रहा, मैंने तो किस पे
इस पे उसे एंटीबायोटिक्स दी। यही तो कि मैंने उसका बोन कंडक्शन चेक किया, एयर कंडक्शन चेक किया, मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को मेस्टॉइड पे रखा एक बार, और एक बार हवा में रखा, और उसको मेस्टॉइड से ज्यादा देर तक सुनाई दे रहा था, तो मैंने बोल दिया कि इसका रीने नेगेटिव है, तो इसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उसको था यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसे हम सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी बोलते हैं। इसका मतलब मैंने उसके राइट मेस्टॉइड पे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है और मैंने मेस्टॉइड पे ट्यूनिंग फॉर्क रखे, तो उसे सुनाई नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आगे ऑडिटरी नर्व कंडक्ट ही नहीं कर रही है ना, साउंड को आगे लेके ही नहीं जा रही है, तो उसे सुनाई कैसे दे रहा है। उसमें क्या हुआ है, मैंने राइट ईयर के मेस्टॉइड पे वो रखा, उसने थोड़ा वाइब्रेट किया स्कल बोन्स को, और थोड़ा सा लेफ्ट मेस्टॉइड को भी, मतलब राइट जो कॉकलिया था, राइट कॉकलियर फ्लूइड के मूवमेंट से तो साउंड जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि उसके सेंसरी न्यूरल पाथवे में दिक्कत थी, लेकिन लेफ्ट में जो थोड़े बहुत वाइब्रेशंस चले गए, उसकी वजह से साउंड जनरेट हो गया, जिस वजह से हमें रीनेस टेस्ट नेगेटिव मिला। तो ये सच में नेगेटिव था नहीं, ये फॉल्स नेगेटिव रीने था। मतलब इस कान से तो आना तो पॉजिटिव ही चाहिए था, राइट ईयर से रीने, उसे सुनाई नहीं देनी चाहिए थी बोन कंडक्शन की आवाज, उसका एयर कंडक्शन ही बेटर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो चीज लेफ्ट ईयर के थ्रू वो वाइब्रेशन उसे फील हो गए, तो हमारा रीन आ गया नेगेटिव, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव रीन। अभी जनरली क्या होता है, अगर अभी मेरे पास कोई पेशेंट आया और मुझे पता चल गया इसे यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो मुझसे हाई डोज, वेरी हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देके सही कर सकती हूँ। मतलब ये रिवर्सिबल होता है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मैंने 2 हफ्ते निकाल दिए, 2 हफ्ते में मैं सही डायग्नोसिस नहीं कर पाई, तो अब ये परमानेंटली डेफ हो जाएगा इंसान। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। रीनेस टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, जब एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन कौन कौन से केसेस में, वेरी गुड, नॉर्मल हियरिंग में या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। रीनेस टेस्ट नेगेटिव कब होगा, जब बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से बेटर होगा। कौन कौन से केसेस में हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में और सीवियर सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस में। वेरी गुड। तो अब देखो, अब मेरे पास पेशेंट आ गया, अब बताओ मैं कैसे एग्जामाइन करूंगी उसे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब रीने नेगेटिव आ गया, मेरा बोन कंडक्शन बेटर है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या फिर सीवियर सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगला जो अपना टेस्ट होता है वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क ली, वाइब्रेट की, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कैसे करते हैं, या तो हम उसे एल्बो पे मारते हैं या फिर नी पे मारते हैं, ठीक है, और उससे हम उसे वाइब्रेट कर लेते हैं। फिर मैंने उसे, जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसे फॉरहेड पे या फिर अपर टीथ पे, दोनों जगह में से कहीं पे भी रख सकते हो। जनरली हम फॉरहेड पे रखते हैं, उसका जो बेस पार्ट होता है, समझ रहे हो ना, ऐसा है ट्यूनिंग फॉर्क, यहाँ से वाइब्रेट किया और इस पार्ट को मैंने फॉरहेड पे रखा। फॉरहेड पे रखा तो क्या होना चाहिए कि साउंड सुनाई देगा दोनों ईयर से, तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आपको कौन से कान से ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है। अगर वो कहता है कि मुझे दोनों से बराबर सुनाई दे रहा है, मतलब उसकी नॉर्मल हियरिंग है। अगर वो कहता है, मान लो वो आया कि मुझे मैम राइट ईयर से सुनाई नहीं देते हैं, ठीक है, उसकी दिक्कत क्या कहाँ थी, राइट ईयर में। और अब जब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क रखी और मैंने पूछा कौन से कान से आपको ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा है, तो वो कह रहा है मुझे लेफ्ट ईयर से ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा है। मतलब अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट में साउंड लेटरलाइज हो गया, तो वो होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में। कैसे, अब देखो, जैसे कि मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया, रखा सेंटर में, राइट ईयर में उसकी दिक्कत है, राइट ईयर से साउंड जा रहा है लेकिन वो एनालाइज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ऑडिटरी नर्व है वो उस लेके नहीं जा रही है, या फिर ऑर्गन ऑफ कोटाई में कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, तो राइट ईयर से तो सुनाई नहीं देगा। बचा लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर एकदम नॉर्मल है, तो साउंड प्रॉपरली जा रहा है, प्रॉपरली सुनाई दे रहा है। तो राइट में दिक्कत थी, तो राइट से नहीं सुनाई दिया, लेफ्ट एकदम सही था तो लेफ्ट से सुनाई दे गया। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब मान लो वो कहता है, मैंने ट्यूनिंग फॉर्क रखी, वो आया था कि मुझे राइट ईयर से सुनाई नहीं दे रहा, और अब मैंने उससे पूछा बताओ आपको कौन सी साइड से ज्यादा अच्छे से साउंड सुनाई दे रहा है, और वो कह रहा है मैं मुझे राइट ईयर से ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा है। वैसे उसे राइट ईयर से सुन ही नहीं रहा था और अब सुन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है।
मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब क्या, आप मान लो कि वैक्स जम गया उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। तो अब क्या होगा, बाहर का साउंड तो उसे सुनाई नहीं दे रहा है, और ये तो अपना खुद का साउंड था, बोन के थ्रू वाइब्रेट होके जा रहे हैं। हमने देखा था कि अगर बोनी कंडक्शन हो रहा है तो वो यहां से ज्वाइन करेगा, ऊपर का कोई रोल नहीं है। और अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है मतलब इस पाथवे में कोई दिक्कत है ना, इस पाथवे में कोई दिक्कत तो उस आदमी के लिए दिक्कत ही नहीं है। जब उसे बोनी कंडक्शन की बात करनी है, क्योंकि जब उसे, अगर हमने फॉरहेड पे ट्यूनिंग फॉर्क को रखा है, तो क्या होगी, आवाज सीधा ऑर्गन ऑफ कोटाई से सुनाई देगी उसे, तो उसे सही सही आवाज सुन जाएगी। लेकिन यही आवाज जो बाहर की है वो उसे नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसका ये वाला एरिया डैमेज्ड है। आई समझ में बात? तो उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस अगर होगा, तो उसे अगर राइट साइड में दिक्कत है तो राइट साइड से आवाज ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी। इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि मतलब मेरे राइट साइड में, मुझे राइट साइड से बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, और ये तो मेरे अंदर की आवाज हो गई है ना, ट्यूनिंग फॉर्क को जो मैंने रखा है ये तो वाइब्रेशंस के थ्रू जा रही है, बाहर की आवाज डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है, बस यही आवाज सुननी है मुझे, तो राइट से ज्यादा अच्छे से सुनाई दे जाएगी। लेफ्ट में तो क्या बाहर की आवाज भी आएंगी, फिर साथ में ये आवाज, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से सुनाई नहीं देगी। तो सेम साइड ऑफ डिफेक्ट में अगर साउंड लेटरलाइज हो रहा है तो वो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसके लिए एक ट्रिक होती है छोटी सी, सॉक्स, एसओसीएस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट में सुनाई देता है, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में सेम साइड ऑफ डिफेक्ट में सुनाई देता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक तो सॉक्स, एक पॉजिटिव रीने कब आता है, नेगेटिव रीने कब आता है। ओके, अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ पाओ आप ये चीज। In a patient of decreased hearing, Rene's test in right ear is negative and left ear is positive. Probable diagnosis is, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको हमेशा, मतलब अगर क्वेश्चन सही करना है तो यही पैटर्न फॉलो करना है। राइट लिखो, लेफ्ट लिखो, इधर लिखो रीने, और अगर उसमें वेबर भी है, जैसे इस क्वेश्चन में अपने वेबर का कोई रोल नहीं है तो वेबर नहीं लिखेंगे, वरना नीचे वेबर भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने लिख दिया रीने। राइट ईयर में रीने नेगेटिव आ रहा है, ये लो, राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव किस किस में केस में होता है रीने, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में या फिर सीवियर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस में। पॉजिटिव या तो नॉर्मल या फिर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। सिंपल। अब देखो पहले ऑप्शन में ये क्या बोल रहे हैं, राइट नॉर्मल है, क्या राइट ईयर कभी नेगेटिव, मतलब नॉर्मल हो सकता है अगर रीने नेगेटिव है तो? नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें भी ये यही बोल रहा है राइट नॉर्मल, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या ये बोल रहा है, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ये 40 डेसिबल है, इसका भी समझ आ जाएगा आपको आगे, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस बायलैटरल मतलब दोनों, राइट और लेफ्ट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस, क्या ये हो सकता है? राइट में तो हो सकता है लेकिन लेफ्ट में नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट में सीवियर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है जी, और लेफ्ट नॉर्मल हो सकता है, हाँ जी। तो इसका आंसर हो गया ये। तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आपको हमेशा ये फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और देखती हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अपन पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, बचा हुआ आपको करना है। ये देखो, इसमें ये कह रहा है कि वेबर सेंट्रल रीने लेफ्ट में, ये एयर कंडक्शन ज्यादा है, राइट में भी एयर कंडक्शन। फिर से मैं वही करूंगी, मैंने लिखा राइट, मैंने लिखा लेफ्ट, फिर मैंने लिखा रीने। एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज्यादा है मतलब रीने पॉजिटिव है, लेफ्ट का भी और राइट का भी। पॉजिटिव 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 किस केसेस में होता है, या तो नॉर्मल हियरिंग या फिर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। पॉजिटिव किस किस केस में होता है, या तो नॉर्मल हियरिंग या फिर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। वेबर ये बोल रहे हैं सेंट्रल वेबर है। वेबर सेंट्रल मतलब देखो, वेबर सेंट्रल दो केसेस में हो सकता है, या तो अगर मेरी नॉर्मल हियरिंग है तो, या फिर एक और केस ऐसा होता है कि मान लो मुझे राइट साइड में भी सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस और लेफ्ट में भी, और दोनों बराबर है, मतलब इतना ही सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस राइट में, इतना ही लेफ्ट में, तो भी वेबर सेंट्रल ही होगा। ठीक है, मतलब अगर दोनों साइड में सेम इंटेंसिटी का हियरिंग लॉस है तो। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, ये अपन ने बना लिया कि ये केसेस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में, राइट साइड में सेंसरी डिफनेस और लेफ्ट नॉर्मल। राइट साइड में सेंसरी डिफनेस और लेफ्ट नॉर्मल, क्या ये केस हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है, मतलब इसके मल्टीपल आंसर्स है, जैसे हमें ऐसे लिखना है ए के कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं इनमें से, ऐसे। क्या ये हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि वेबर सेंट्रल है। अगर सेंसरी डिफनेस राइट में होगी और लेफ्ट नॉर्मल होगा, तो सॉक्स के अकॉर्डिंग वेबर
लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वेबर सेंट्रल है, मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, सेंसरी डिफनेस राइट की सेंसरी डिफनेस लेफ्ट की हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। सेम डिग्री की बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर सेम डिग्री की हुई तो भी वेबर सेंट्रल ही रहेगा, कोई से भी साइड नहीं जाएगा। बताया अभी अभी मैंने कि अगर सेम डिग्री की कोई भी डिजीज रहती है तो वेबर सेंट्रल ही रहेगा। तीसरा है सेंसिटिवनेस राइट की और कंडक्टिव हियरिंग लॉस लेफ्ट का। हो सकते हैं क्या, नहीं हो ही नहीं सकते कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो। काट दो ये भी काट दो, इसमें भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। दोनों ईयर्स नॉर्मल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, और वेबर भी सेंट्रल है। कंडक्टिव लॉस काट ही देते हैं। सेंसरी लॉस लेफ्ट का और ग्रेटर सेंसरी लॉस राइट का। अगर राइट का सेंसरी लॉस ज्यादा होगा तो हमें लेफ्ट की तरफ वेबर सुनाई देगा। ठीक है, ये हो तो सकता है, दोनों में सेंसरी लॉस है क्योंकि, लेकिन अगर राइट का ज्यादा सेंसरी लॉस हो गया तो वेबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि नहीं है, सेंट्रल है अपने पास, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है, ये कुछ काम का ऑप्शन नहीं है आपके। ये मैंने कर दिया एक, आपको बचे हुए आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आंसर्स हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब इनके अलावा अपने पास दो तीन टेस्ट और होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रेगस को बंद कर देंगे, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे। मैं एग्जामिनर हूँ और मेरे सामने मेरा पेशेंट बैठा है, पेशेंट के मेस्टॉइड पे रखूंगी। पेशेंट ने बोला कि मैम मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बाद जब भी उसे सुनना बंद हुआ उसके बाद मैं मेरे मेस्टॉइड पे रखूंगी। अगर मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है और पेशेंट को भी नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब नॉर्मल हियरिंग है। इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो एग्जामिनर है या फिर जो भी डॉक्टर है उसकी हियरिंग एकदम नॉर्मल, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि मान लो मैंने पेशेंट के रखा, पेशेंट ने बोला कि मुझे हाँ अब सुनाई देना बंद हो गया, उसके बाद मैंने मेरे ईयर पे रखा तब के तब और मुझे सुनाई दे रहा है अभी। इसका मतलब पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। समझ में आ रहा है, बोन कंडक्शन उसका कम हो गया है, उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब देखो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है उससे, अगर मेरे पे और उस पे रखा, क्योंकि पेशेंट मेरे पास है, वो कह रहा है मैं मुझे राइट ईयर से सुनाई नहीं दे रहा, मैं राइट ईयर्स पे उसके टेस्ट कर रही हूँ, मैंने देख लिया कि दोनों का सेम आ रहा है, तो भाई होगा क्या, सुनाई तो उसे नहीं दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, तो उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। क्योंकि बोन कंडक्शन, देखो बोन कंडक्शन अगर उसका कम है, मतलब उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, हमने देखा था बोन कंडक्शन में सेंसरी न्यूरल का रोल होता है, लेकिन एयर कंडक्शन तो उसका सही है एकदम। मतलब एयर कंडीशन को तो मैं एसेस कर ही नहीं रही हूँ, जब मैंने ट्यूनिंग फॉर मेस्टॉइड पे रखी है तो मैंने एयर कंडक्शन तो देखा ही नहीं, उसका सिर्फ बोन कंडक्शन ही देखा है। हो सकता है उसका एयर कंडक्शन खराब हो, उसका कंडक्टिव पाथवे खराब हो, इसलिए उसे नहीं सुन रहा है। आ रही समझ में बात। तो इसलिए अगर सेम है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस और नॉर्मल हियरिंग हो सकता है, और अगर शॉर्ट टर्न है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उसके बाद हम करते हैं एक शॉबैक टेस्ट। शॉबैक टेस्ट भी सेम ही होता है, बस उसमें हम कान बंद नहीं करते, कान खुले छोड़ते हैं। अब कान खुले छोड़ोगे तो क्या होगा, वही मेंटेनिंग फॉर को वाइब्रेट किया, पेशेंट के मेस्टॉइड पे रखा, अपनी मेस्टॉइड पे रखा, दोनों को हमें सेम सुनाई दे रहा है। सेम सुनाई दे रहा है इसका मतलब नॉर्मल हियरिंग। नॉर्मल हियरिंग का तो लेकिन क्यों ही आएगा पेशेंट मेरे पास, पेशेंट तो तभी आएगा जब उसे नहीं सुनाई दे रहा। तो अब मान लो मैंने रखा उसके मेस्टॉइड पे, उसे सुनना बंद हो गया और मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उसका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, जो हमने पहले देखा वही कि बोन कंडक्शन शॉर्ट टर्न है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया। अरे समझ में। अब अगर मैं देखती हूँ कि मैंने पेशेंट के मेस्टॉइड पे रखा, पेशेंट ने कहा मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मेरे मेस्टॉइड पे रखा, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा, अब मैं रिवर्स करूंगी, मेरे मेस्टॉइड पे रखूंगी, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, अब मैंने पेशेंट के मेस्टॉइड पे रखा और मान लो वो बोल रहा है कि मुझे तो सुनाई दे रहा है अभी भी। इसका मतलब क्या है, क्या मेरे कान खराब है? बिल्कुल नहीं, हम एग्जामिनर है, हमारे हमेशा कान परफेक्ट होंगे ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। अगर कंडक्टेंट है, इसका मतलब उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। कैसे? मुझे क्या है, मेरे कान एकदम सही है, मुझे सराउंडिंग की भी आवाज थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, राइट, और वो मेरे बोनी कंडक्शन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर रही है, इस वजह से मुझे थोड़ी कम देर में सुनना बंद हो गया। लेकिन पेशेंट में क्या है, उसका तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है, उसे बाहर की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है, उसे बस वो एक आवाज सुननी है, तो उसे वो ज्यादा देर तक सुनेगी। आ रही है समझ में बात? तो इसे बोलते हैं हम शॉबैक टेस्ट। शॉबैक टेस्ट और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, एबीसी टेस्ट, सेम ही होते हैं, बस एक में हम कान बंद करते हैं और एक में कान खुले छोड़ते हैं।
उसके बाद में है एक बिंग टेस्ट। बिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, कान को खोलते हैं और बंद करते हैं। नॉर्मली हम कान को बंद करेंगे खोलेंगे तो क्या होगा, अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन अगर अलग अलग आवाजें सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब पहले से ही उसका कान बंद ही हो रखा है। तो अब जब बंद करो खोलो तो सेम ही आवाज सुनाई देगी उसे। ठीक है, आई समझ में बात। अभी आपको क्या करना है, मुझे एक क्वेश्चन था वो सॉल्व करना है और क्विक रिवीजन करना है। आप मुझे बताओ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। वेरी गुड, 512 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, रीनेस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट। अब आप मुझे बताओ रीनेस टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से जब ज्यादा होगा। कौन कौन से केसेस में होता है ये, तो नॉर्मल हियरिंग में और एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। दूसरा, रीनेस टेस्ट नेगेटिव कब होगा, जब बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज्यादा होगा। कौन कौन से केसेस में, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सीवियर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। मैं कैसे कंफर्म करूंगी कि इसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसोन्यूरल। वेरी गुड, हम क्या करेंगे, वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट में क्या होता है, साउंड लेटरलाइज होता है अपोजिट साइड में अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो, और सेम साइड में अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो। ट्रिक क्या होती है इसकी, सॉक्स, सेंसरी न्यूरल अपोजिट साइड ऑफ डिफेक्ट, कंडक्टिव सेम साइड ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, तो इतना ही था। आई होप सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच।